यह अमेरिका के इतिहास का एकमात्र ऐसा विमान अपहरण मामला है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। एक आदमी ने अकेले पूरे विमान को हाईजैक कर लिया और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन एफबीआई ने आधी सदी तक जांच की, फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 1971 24 नवंबर दोपहर 1:25 एक मध्यम उम्र का आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचता है। गहरे रंग का सूट, सफेद शर्ट, भीड़ में बिल्कुल सामान्य दिखने वाला। वह सिएटल जाने का टिकट मांगता है। पूरा भुगतान नकद में करता है, कोई चेक इन बैगेज नहीं, सिर्फ एक ब्रीफ केस। जब नाम पूछा जाता है वह खुद को डैन कूपर बताता है। उसे गेट नंबर 9 से फ्लाइट 305 का टिकट दिया जाता है और वह शांति से बोर्डिंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। डैन कूपर फ्लाइट 305 में सवार होता है। विमान में कुल 36 यात्री होते हैं। वह आखिरी पंक्ति में गलियारे वाली सीट पर बैठता है, अपना ब्रीफकेस घुटनों पर रखता है। टेक ऑफ से पहले वह एक एयर होस्टेस को बुलाकर व्हिस्की ऑन ऑर्डर करता है और शालीनता से टिप भी देता है। दोपहर 2 बजे विमान पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरता है। कुल यात्रा समय लगभग 30 मिनट। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि अमेरिका का सबसे रहस्यमय विमान अपहरण अभी शुरू होने वाला है। डैन कूपर अपना ड्रिंक खत्म करता है, एक कागज पर कुछ लाइनें लिखता है, उसे मोड़कर चुपचाप इंतजार करता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस उसके पास से गुजरती है वह उसे वह नोट थमा देता है। शुरुआत में फ्लोरेंस को लगता है यह कोई सामान्य मैसेज है। वह बिना देखे उसे जेब में रख लेती है। लेकिन जब कूपर दोबारा कहता है कि इसे ध्यान से पढ़ो, तब वह नोट खोलती है और उसमें लिखा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे ब्रीफकेस में बम है, जरूरत पड़ी तो मैं इसे उड़ा दूंगा, तुम अभी मेरे पास बैठो। यह विमान हाईजैक हो चुका है। सालों की ट्रेनिंग के कारण फ्लोरेंस घबराती नहीं। वह बिना किसी हंगामे के उसके बगल में बैठ जाती है। डर के बावजूद उसके चेहरे पर शांति बनी रहती है। धीरे से वह बम देखने की मांग करती है। डैन कूपर ब्रीफकेस खोलता है। अंदर तार, बैटरी और 8 लाल सिलेंडर जैसी वस्तुएं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फ्लोरेंस उससे मांग पूछती है। वह शांत विनम्र आवाज में कहता है, मुझे $2 लाख चाहिए, सिर्फ $20 के नोट में। 4 पैराशूट भी चाहिए। सेटल पहुंचने के बाद विमान में ईंधन भरा जाए, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा जाए, लेकिन क्रू मेंबर विमान में ही रहेंगे। फ्लोरेंस कहती है कि उसे पायलट को बताना होगा। कूपर अनुमति देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि यात्रियों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह साफ कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फ्लोरेंस तुरंत कॉकपिट में जाती है। कैप्टन स्कॉट को नोट दिखाती है और ब्रीफकेस के बारे में बताती है। 23 साल के अनुभव वाले पायलट कई आपात स्थितियां संभाल चुके थे, लेकिन यह पहली बार था। वह शांत रहते हुए पूरी तरह सहयोग करने का फैसला करता है। तुरंत सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया जाता है और बताया जाता है कि विमान हाईजैक हो चुका है। साथ ही कूपर की मांगें भी बताई जाती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत एफबीआई को सूचना देता है। एजेंट्स सक्रिय हो जाते हैं। एयरलाइन के अधिकारी भी तुरंत एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इस दौरान विमान सिएटल के ऊपर चक्कर लगाता रहता है, ईंधन खर्च करते हुए, ताकि जमीन पर तैयारी पूरी हो सके। विमान के अंदर डैन कूपर पूरी तरह शांत रहता है। वह एक और व्हिस्की ऑर्डर करता है और फिर से टिप देता है। फ्लोरेंस उससे बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि कुछ जानकारी निकाल सके। उसे पता चलता है कि कूपर को बोइंग 727 विमान की बनावट की गहरी जानकारी है। वह तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसकी आवाज नरम है, लेकिन आत्मविश्वास अटूट। जमीन पर एयरलाइन और अधिकारियों की बैठक होती है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि फिरौती दी जाएगी। बैंक मैनेजर को तुरंत बुलाया जाता है। वॉल्ट खोला जाता है। एक एक करके 10,000 नोट $20 वाले गिने जाते हैं। एफबीआई एजेंट हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला था अमेरिका के इतिहास का सबसे रहस्यमय खेल। आगे की जांच के लिए सबूत सुरक्षित रखने की तैयारी शुरू की गई, लेकिन पैराशूट का इंतजाम करना सबसे मुश्किल काम था। स्टाफ ने तुरंत एक लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से संपर्क किया। आपात स्थिति बताकर 2 मुख्य पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट की मांग की। स्कूल ने तुरंत सहयोग किया और जरूरी सामान भेज दिया। शाम 5:24 हाईजैक किया गया विमान आखिरकार लैंडिंग की अनुमति पाता है। विमान सुरक्षित तरीके से सेटल एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन उसे टर्मिनल की तरफ नहीं ले जाया जाता, बल्कि एयरपोर्ट के एक सुनसान कोने में रोक दिया जाता है। आदमी की मांग के अनुसार विमान को बाकी विमानों से दूर खड़ा किया जाता है। एफबीआई एजेंट पहले ही उस इलाके को घेर चुके थे। स्नाइपर आसपास की इमारतों की छतों पर तैनात थे, लेकिन किसी को भी कार्रवाई की इजाजत नहीं थी। एक एयरलाइन कर्मचारी भारी बैग लेकर विमान के पास आता है। उस बैग में $2 लाख नकद थे। दूसरी टीम 4 पैराशूट लेकर पहुंचती है। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस दरवाजा खोलती है, सामान लेकर डैन कूपर को देती है। वह हर चीज को ध्यान से जांचता है, कुछ नोट गिनता है और पैराशूट की डोरी और कपड़े की जांच करता है। 36 यात्री अब भी अनजान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बताया जाता है कि विमान में हल्की तकनीकी खराबी है और उन्हें अस्थायी रूप से उतरना होगा। सभी यात्रियों को बस में बैठाकर टर्मिनल भेज दिया जाता है। अब विमान में सिर्फ डैन कूपर और क्रू मेंबर रह जाते हैं। डैन कूपर अब नया आदेश देता है। विमान को मेक्सिको सिटी ले जाया जाए, लेकिन उसकी शर्तें अजीब थीं। विमान को 15 डिग्री फ्लैप के साथ उड़ाना होगा, ऊंचाई 10,000 फीट से ज्यादा नहीं और गति लगभग 200 नॉट रखनी होगी। कैप्टन स्कॉट तुरंत समझ जाते हैं ये सामान्य उड़ान की शर्तें नहीं हैं। इससे विमान की क्षमता कम हो जाएगी और जोखिम बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ईंधन की थी। टैंक में इतना फ्यूल नहीं था कि मेक्सिको सिटी तक पहुंचा जा सके। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले नेवादा के रेनो एयरपोर्ट पर फ्यूल भरा जाए। डैन कूपर कुछ देर सोचता है और फिर मान जाता है।
शाम 7:40 विमान फिर से उड़ान भरता है। दक्षिण दिशा में रेनो की ओर कूपर आदेश देता है, सभी क्रू मेंबर कॉकपिट में चले जाएं। क्रू खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच 2 F-106 फाइटर जेट्स गुपचुप तरीके से उड़ान भरते हैं और विमान का पीछा करते हैं। वे इतनी दूरी पर रहते हैं कि दिखाई न दे। FBI को डर था, अगर स्थिति बिगड़ती है तो विमान को गिराना भी पड़ सकता है। लेकिन इस बोइंग 727 में एक खास फीचर था, उसके पीछे की सीढ़ी उड़ान के दौरान भी नीचे की जा सकती थी। डैन कूपर को इसके बारे में पहले से पता था और उसने जानबूझकर यही विमान चुना था। रात 8 बजे विमान वॉशिंगटन के दक्षिण पश्चिमी इलाके के ऊपर पहुंचता है। आसमान में तेज बारिश हो रही थी, तापमान जमाव बिंदु के करीब था, ऊपर तेज हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। कॉकपिट में पायलट हर इंस्ट्रूमेंट पर नजर रखे हुए थे। रात 8:13 विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर उड़ रहा था। तभी विमान के पीछे की सीढ़ी धीरे धीरे खुलती है, तेज हवा अंदर घुसती है, तापमान अचानक गिर जाता है। डैन कूपर सीढ़ी के किनारे खड़ा है, उसके शरीर से ब्रीफकेस बंधा है जिसमें पैसा भरा है और पीठ पर पैराशूट। नीचे सिर्फ अंधेरा, न कोई रोशनी, न कोई जमीन का निशान, सिर्फ गहरी रात। बाद में विशेषज्ञों ने कहा, ऐसी स्थिति में कूदना लगभग आत्महत्या के बराबर है। तेज तूफान, रात का अंधेरा, कोई सुरक्षा नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं। लेकिन डैन कूपर नहीं रुका, उसने फैसला कर लिया। अगले 60 सेकंड उसकी किस्मत तय करने वाले थे और फिर वह कूद गया। तेज हवा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसका शरीर हवा में घूमने लगा और अंधेरे में वह हमेशा के लिए गायब हो गया। शून्य से नीचे 1 डिग्री की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरते ही बर्फ बन रही थीं। सांस लेना मुश्किल, नजर धुंधली, सोचना भी लगभग नामुमकिन। लेकिन उसे फिर भी सही समय पर पैराशूट खोलना था। अगर बहुत जल्दी खोलता तो तेज हवा उसे रास्ते से भटका देती और अगर देर करता तो जमीन से भयानक टक्कर तय थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। FBI ने तुरंत अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी खोज अभियान शुरू की। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले विमान का फ्लाइट रूट तैयार किया। पता चला विमान उस समय वॉशिंगटन राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से कोलंबिया नदी के पास उड़ रहा था। कूदने का समय लगभग रात 8 बजे से 8:13 के बीच। इसका मतलब खोज का दायरा करीब 45 किलोमीटर तक फैल गया। लेकिन यह इलाका अमेरिका के सबसे जटिल भौगोलिक क्षेत्रों में से एक था, जिससे खोज और भी मुश्किल हो गई। 25 तारीख को सैकड़ों अधिकारी और स्वयंसेवक खोज में जुट गए। हेलीकॉप्टर आसमान में निगरानी कर रहे थे, सर्च डॉग जमीन पर सुराग ढूंढ रहे थे, टीमें हर इलाके को छान रही थीं। लेकिन नतीजा शून्य। न पैराशूट मिला, न पैरों के निशान। मौसम बेहद खराब था, तापमान 0 से नीचे। विशेषज्ञों के अनुसार रात में 1000 मीटर की ऊंचाई से कूदना वैसे ही बेहद खतरनाक होता है और इस आदमी के पास न कोई सुरक्षा उपकरण, न कोई विजन, ऊपर से भारी रकम साथ में। जिंदा बचने की संभावना लगभग ना के बराबर। लेकिन जांचकर्ताओं को एक बात समझ नहीं आ रही थी, यह आदमी बेहद प्रोफेशनल था। उसे पता था विमान में पीछे की सीढ़ी होती है। उसने सटीक फ्लाइट कंडीशन बताई, जैसे फ्लैप सेटिंग, लैंडिंग गियर, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। ये सारी शर्तें क्रू को कोई कदम उठाने से रोक रही थी। यानी यह सब कुछ सोचा समझा था। यह केस जल्द ही मीडिया में छा गया। एक विनम्र अपहरणकर्ता जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और करोड़ों लेकर आसमान से कूदकर गायब हो गया। समय बीतता गया, 9 साल गुजर गए, लेकिन केस वहीं का वहीं। फिर 1980 में अचानक एक नई कड़ी सामने आई। 8 साल का एक लड़का ब्रायन अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के किनारे खेल रहा था। उसका फावड़ा अचानक किसी नरम चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो अंदर से सड़ी हुई, भीगी हुई नोटों की गड्डियां निकली। सभी नोट $20 के थे। ब्रायन के माता पिता ने तुरंत FBI को सूचना दी। एजेंट मौके पर पहुंचे और जांच की। कुल रकम थी $5,800। सीरियल नंबर मिलाए गए और यह वही पैसा था जो डैन कूपर को दिया गया था। 9 साल में पहला असली सबूत। लेकिन इसने रहस्य सुलझाया नहीं, बल्कि और गहरा कर दिया, क्योंकि यह जगह कूदने की अनुमानित लोकेशन से 48 किलोमीटर दूर थी। पैसा यहां कैसे पहुंचा? क्या वह कूदने के बाद नदी में बह गया या कूपर ने खुद इसे यहां छिपाया? और सबसे अजीब बात, नोट अब भी रबर बैंड से बंधे थे, बिखरे नहीं थे। मतलब वे पानी में लंबे समय तक नहीं बहे थे। FBI ने विशेषज्ञों को बुलाया, जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पूरे इलाके की फिर से खोज की गई, रेत खोदी गई, नदी खंगाली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। न पैराशूट, न बाकी पैसे। आज तक उस बाकी रकम का कोई पता नहीं। और डैन कूपर का रहस्य आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है।